मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी टेट, डीएसएसबी और सी टेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संकलन जो कि हमारे पर्यावरण विज्ञान से संबंधित है। और इसके अंदर दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं, मुख्य रूप से 10 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरी आपसे अपील है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलो बच्चों शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। तो डिस्प्ले पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का मतलब होता है पेयर, जोड़ा, सुमेल नहीं है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। लैक्टोस अम्ल के कारण दूध खट्टा होता है, क्या ये बात सही है? दूसरा आपके पास जो ऑप्शन है वो है कार्बनिक अम्ल, सोडा वाटर, यानी कि सोडा वाटर के अंदर कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, क्या ये बात सही है? और तीसरी बात है फार्मिक अम्ल लाल चींटी के अंदर पाया जाता है। और डी के अंदर एक बात दी गई है, टार्टेरिक जो अम्ल होता है वो अंगूर के रस में पाया जाता है। इन चारों में से 3 आपके सही हैं और एक गलत है जो हमें फाइंड करके बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले वाली जो कंडीशन है वो बताया गया है लैक्टोस अम्ल। लैक्टोस अम्ल के कारण दूध और दही खट्टी होती है, तो ये बात यहाँ पर क्या साबित होती है? सही। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा बता देता हूँ। कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो मानव है उसके जॉइंट्स में जो पेन होता है उसका मुख्य कारण क्या रहता है? जो लैक्टोस अम्ल है वो हमारे जॉइंट्स में जम जाता है, जिसके कारण मानव को जॉइंट्स पेन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पे हमें ये बताना है कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टोस अम्ल पाया जाता है, ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। सोडा वाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सोडा वाटर के अंदर हमारा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, तो ये बात भी पूर्ण रूप से क्या है? सही है। फार्मिक अम्ल लाल चींटी में नहीं पाया जाता। फार्मिक अम्ल जो है वो लाल चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी इनके डंक में पाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत खास हो जाता है, रेलवे और एसएससी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, लाल चींटी की बॉडी में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज क्या है? पूर्ण रूप से गलत है। और हमको किसका चयन करना है? सुमेल नहीं है, यानी कि आपको निगेटिव ही बताना है। तो फार्मिक अम्ल एक्चुअली पाया कहाँ जाता है? लाल चींटी, बिच्छू और मधुमक्खी और ततैया, इन सब के जो है डंक में पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल अंगूर के रस में पाया जाता है, तो ये भी यहाँ पर हमारा पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? सही। तो आप सभी ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और आगे अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो अगला टॉपिक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर रहेगा, सभी छात्रों को बड़े ध्यान से देखना है। तो आई होप दैट आप सभी को ये पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीट पतंग को पकड़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, क्या ये पौधा कीट पकड़ता है? दूसरा स्माइलैक्स, और तीसरा जो यहां पर दिया गया है नीरियम, और चौथा जो दिया गया है नेपंथीस। तो इन चारों पौधों में से आपको दोस्तों बताना है कि ऐसा कौन सा पौधा है जो कीट पकड़ने का कार्य करता है। तो इन चारों के अंदर जो आपका ऑप्शन सही बनता है वो बनता है नेपंथीस। भारत के मेघालय में पाया जाने वाला एक पौधा है जिसके अंदर एक कैप होती है। अगर छोटे मोटे कीट पतंग उसके अंदर आते हैं तो वो उनको क्या कर लेता है? पकड़ लेता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप दैट आप सबको क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। कौन सा पौधा ऐसा है जो कीट को पकड़ता है? हम इस पौधे को जो है प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं रख सकते। रीजन क्या है? ये पौधा छोटे मोटे कीट पतंगों को एक बॉक्स सा होता है इसके अंदर, उसमें बंद करके खा जाता है। चलिएगा दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो जी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पौधे का वो कौन सा भाग है जिसे हम केसर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? पहला भाग है ब्रादल, यानी कि जो बाहर की ओर उसकी छाल होती है, क्या उसे हम केसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं? दूसरा ऑप्शन, क्या पौधे की पंखड़ी को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? और तीसरा है पुंकेसर, क्या पुंकेसर को जो है
हम केसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और डी ऑप्शन दिया गया है वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि केसर के रूप में कौन से भाग को पौधे के इस्तेमाल किया जाता है। बृहदल इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना ही उस पौधे की पंखुड़ियों को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में अगर हम बात करते हैं कि केसर कहाँ पाया जाता है, तो भारत में कश्मीर की तरफ पाया जाता है, जहाँ ठंडे इलाके हैं वहाँ पर हम केसर की खेती को देखते हैं। और फिलहाल क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि केसर के पौधे का वो कौन सा भाग है जिसे हम औषधि केसर के रूप में उपयोग करते हैं। तो वो आपका सही आंसर है तीसरा, पुंकेसर। पुंकेसर जो है वो कौन सा भाग होता है, हालांकि क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर मिल जाएगा, केसर छुपा हुआ है और सी ऑप्शन के अंदर भी पुंकेसर ही लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पौधे की जो शाखा होती है और पत्ती होती है, उन दोनों के बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है, पुंकेसर। तो यहाँ पर अब हमारा सही क्वेश्चन कौन सा बनता है, पुंकेसर। लता यानी कि वर्तिका हमारा सही आंसर नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। और छात्रों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप सभी को बने रहना है हमारे चैनल के साथ, ठीक है। आपके लिए मैं प्रयास करूंगा इस प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, किस वृक्ष को अधिकतम हानि किस प्रकार पहुंचती है। किसी भी पौधे के कौन से भाग को अगर हम नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके बाद पौधे को सबसे ज्यादा हानि पहुंचती है। तो ये क्वेश्चन पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, उसकी पत्ती में से आधी पत्ती का अगर नाश हो जाए। बी ऑप्शन इसमें दिया गया है, सभी पत्तियों का नाश हो जाए। तीसरा, उसकी आधी शाखाओं का नाश हो जाए। डी ऑप्शन दिया गया है, उसकी छाल का नाश हो जाए। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, हम किसी पौधे को सबसे ज्यादा हानि किस प्रकार पहुंचाते हैं, जब हम उसकी छाल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन बन जाता है। शाखाओं को काटते हैं, आप देखते हो कि पुनः शाखाएं आ जाती हैं। पत्ते अगर टूट जाते हैं तो वो दोबारा आ जाते हैं। तो ए और बी तो डेफिनेटली आपके गलत है, ठीक है। और गांव में आपने देखा भी होगा कि जो किसान है कभी भी अपने पशु को पौधे से नहीं बांधता है, क्योंकि किसान भी जानता है कि पौधे की जो छाल है पशु उसको नुकसान पहुंचाएगा, जिसके बाद उस पेड़ के सूखने की, खराब होने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आई होप दैट आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। और मेरे व्यू से और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा आपके लिए खास हो जाता है। चलिए हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा फल है। अब आपके पास पहला ऑप्शन है आलू, दूसरा ऑप्शन दिया गया है भिंडी, और सी दिया गया है मूली, और डी दिया गया है शकरकंद। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो आलू है वो अपने आप में एक भूमिगत तना है, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, गलत, ठीक है। भिंडी को हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भिंडी वास्तव में क्या है, एक फल है। भिंडी और टमाटर दोनों को ही जो है सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही चीज़ क्या है, हमारे लिए फल का कार्य करते हैं। भिंडी के लिए पहले फूल आता है, उसके पश्चात भिंडी आती है, और भिंडी को हम कच्ची फॉर्म में आसानी से खा सकते हैं। तो इसलिए भिंडी को हम कौन सी श्रेणी में रखते हैं, फल की श्रेणी में रखते हैं। मूली जो है वो एक जड़ है। अगर कोई जड़ है तो वो भूमि के अंदर से निकाली जाएगी, और उसके ऊपर आप देखते हैं कि कुछ रूट्स यानी कि रेसे बने हुए होंगे। तो मूली और गाजर के ऊपर देखते हैं हम सामान्यतः रेसे बने होते हैं, तो मूली जड़ की श्रेणी में आ जाएगा, और शकरकंद भी किसकी श्रेणी में आ जाएगा, जड़ की, ठीक है। आई होप दैट आप सभी को ये समझ में आया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा फल है। भिंडी को हम किस श्रेणी में रखते हैं, फल की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। चलिए, आलू और शकरकंद ये दोनों ही हमारे क्या हैं, भूमिगत तने हैं। मूली क्या है हमारे लिए, मूली, गाजर ये दोनों ही जड़ की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बताया गया है, निम्नलिखित मसालों में से कौन सा पुष्पकलिका होता है। कौन से पौधे की पुष्पकली को हम जो है मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पहला है जीरा। जीरा यहाँ पर गलत आंसर है, क्योंकि जीरा अपने आप में क्या है, एक बीज है, और बताना क्या है आपको, पुष्पकली का, ठीक है। यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो है लौंग। तो आई होप दैट आप सबको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा, जब कभी भी हम बाजार से लौंग खरीद के लाते हैं तो आप देखते हैं कि वो एक सूखे हुए फूल की तरह होता है। तो यहाँ पर लौंग वाला जो क्वेश्चन है हमारा
वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। मसालों के रूप में इस्तेमाल होने वाला पुष्प कलिका कौन सा है? बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चेक करते हैं सी के अंदर क्या दिया गया है। काली मिर्च। काली मिर्च एक जो है अनावर्त बीजी पौधा है जिसका बीज नग्न अवस्था में पाया जाता है, तो ये भी अपने आप में एक बीज है, तो ये भी आंसर नहीं है। डी की बात करते हैं हल्दी। हल्दी अपने आप में क्या है? एक जड़ है, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है? गलत है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जीरा यहाँ पर बीज है। लौंग आपके लिए क्या रहा होगा? पुष्प कलिका। काली मिर्च आपके लिए क्या रहा होगा? बीज। हल्दी क्या रहा होगा? जड़। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर आपका बनता है वो बनता है काली मिर्च। नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर बनता है आपका लौंग। जीरा बीज है, लौंग पुष्प है, काली मिर्च बीज है, हल्दी क्या अपने आप में एक जड़ है। आई होप दैट आप सबको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा, और इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। इन 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम बहुत बार प्रीवियस पेपर में रिपीट होने वाले क्वेश्चनों को आज जो है रिपीट कर रहे हैं और अपनी जो जनरल नॉलेज है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, जो आगे जाके यूपी टेट, सी टेट, DSSB और अन्य परीक्षाओं में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्प्ले पर आ चुका है। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? कार्बन। बी ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन। सी आपको दिया गया है नाइट्रोजन और डी दिया गया है बोरोन। किसी भी पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक का जो कार्य करता है वो कौन करता है? बोरन। विशेष रूप से अंगूर की फसल के लिए जो बोरोन नाम का पोषक तत्व है उसका होना बहुत जरूरी है। तो सभी पौधों को अलग अलग प्रकार के जो है पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। पोषक तत्व तो नाइट्रोजन भी है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो पौधों में पाया जाने वाला, पौधों के लिए जो आवश्यक सूक्ष्म तत्व है तो वो कौन सा है? आपका बोरोन। और बोरोन जो पोषक तत्व है कौन सी फसल के लिए बहुत खास बन जाता है? अंगूर की फसल के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो बच्चों बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि रात्रि में पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कभी भी ऑक्सीजन हमारे लिए हानिकारक नहीं हो सकती है, तो इसलिए जो आपका ए ऑप्शन है ये पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? गलत। रात्रि के समय में पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात बिल्कुल सही है। पौधे के नीचे सोना या पौधे के पास में रात्रि के समय सोना हानिकारक क्यों हो जाता है? क्योंकि रात्रि में अधिकांश जो पौधे हैं वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो रात्रि में भी आपको क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जैसे पीपल है, बरगद है, नीम है। तो हमें अपने पर्यावरण के अंदर पीपल, बरगद और नीम जैसे पौधों की संख्या को बढ़ाने का क्या करना चाहिए? प्रयास। और हमेशा ये ध्यान रखें कि रात्रि के समय में पौधे के नीचे ना सोएं, क्योंकि अधिकांश पौधे रात में क्या करते हैं? CO2 छोड़ते हैं, जिसकी वजह से दम घुटने की संभावना बन जाती है। सी देखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये आपका डेफिनेटली गलत है। कोई भी पौधा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं छोड़ता है। डी, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा सही आंसर बनता है वो बनता है बी यानी कि CO2। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, कच्चे फल को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? जब हम किसी फलों के बाग से, जैसे आप आम का सीजन फिलहाल चल रहा है, आम तोड़ते हैं तो आप देखते हो कि वो कच्ची फॉर्म में जो है पौधे से तोड़े जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब वो मंडी के अंदर आते हैं तो वो पके हुए होते हैं। तो उन्हें पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? ईथेन। ईथेन पूर्ण रूप से गलत है, ये कभी भी सही नहीं हो सकता। एथिलीन, ये बहुत ही राइट ऑप्शन है और आपको हमेशा रट्टा मार लेना है कि फल को पकाने के लिए सदैव कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी किसी फल को पकाने का कार्य नहीं करती है। हमारे वायुमंडल में आप जानते हैं कि CO2 बनी हुई है, तो CO2 का कोई रोल बनता ही नहीं है किसी भी फल को पकाने में। ऑक्सीटोसिन, ये भी आपका क्या है? गलत है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन तो अपने आप में हार्मोन्स है। ठीक है, ये कोई गैस भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आज का जो हमारा सेशन है ये लगभग 10 क्वेश्चन का है और आप सबको ये 10 के 10 क्वेश्चंस क्या हैं बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? जब कोई पौधा प्रोटीन संश्लेषण करता है तो उसके लिए कौन सा तत्व बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है? उस पौधे के लिए जिंक,
बी नाइट्रोजन, सी दिया गया है मैग्नीज और डी आपको दिया गया है कैल्शियम। तो किसी भी पौधे के प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो कौन सा होता है? नाइट्रोजन। इसीलिए जब किसान फसल तैयार करता है विशेष रूप से उत्तर भारत के अंदर, और उस फसल के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन ही पौधे के जो प्रोटीन संश्लेषण है उस प्रक्रिया को क्या करता है? पूरा कर लेता है। ठीक है, आज का हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका है और मैं सभी स्टूडेंट्स और सभी उन लोगों से जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं एक अपील करता हूं कि हमारे चैनल साई कोचिंग लाइव को जो है लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको सब्सक्राइब करें। इसके ऊपर मैं अब कंटिन्यू बहुत सारी एजुकेशनल वीडियो यूपी टेट, सी टेट और अन्य परीक्षाओं के लिए लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।